नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। सबसे पहले बात संसद से जुड़ी खबर की। मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके कुछ देर बाद पेगासस मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। जब संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव कथित जासूसी कांड पर सरकार का पक्ष रखने आए तो उनके संबोधन के चंद मिनटों के बाद ही विपक्षी दलों के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। और तो और टीएमसी सांसदों ने पन्ने फाड़े, उन्हें आसन की तरफ उछाल भी दिया। फिर क्या था, बीजेपी और टीएमसी के सांसद आपस में भिड़ गए। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आप देख सकते हैं ये हाई वोल्टेज ड्रामा, आसन की तरफ उछाले गए, फाड़े गए पर्चों के टुकड़े। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई। जिस रिपोर्ट यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई। जिस रिपोर्ट यह असंसदीय परंपरा में जब मिनिस्टर बयान दे रहे थे तो आप लोगों ने पेपर छीन लिया, उनका पेपर फाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है। सर क्या ये सही है? कहाँ गाड़ी कहाँ? ठीक है सर क्या ये सही है? कहाँ? जब जवाब नहीं देना हो तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं और यही मंजर आपने देखा। जब से पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उछला है, तब से प्राइवेसी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस पर दिल्ली से भोपाल, रायपुर तक सियासत भी गर्म है। ऐसे में ये बहस भी गर्म है कि पेगासस स्पाईवेयर से चंद लोगों की जासूसी कराई गई तो बिना पेगासस के भी तो प्राइवेसी पर नज़र रखी जा रही है, और एक दो नहीं बल्कि करोड़ों अरबों लोगों पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आप लोगों की प्राइवेसी की, हमारी प्राइवेसी की। इस पर भी 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। कैसे? इस ग्राफिक से आपको समझाते हैं। आपने डिनर में क्या खाया, कितना खाया। स्विगी या जोमेटो को ये पता है। वो ये भी जानते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। इस तरह क्या आप हर रविवार को अपने घर से दूर किसी रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं? ओला या उबेर ये भी जानते हैं कि आपके फ़ोन के जीपीएस से जुड़े दूसरे ऐप कौन कौन से हैं। वो ये भी जानते हैं कि क्या आप हर 15 दिन में नज़दीक के मॉल से शॉपिंग करते हैं। ये पेटीएम को भी पता है और गूगल भी ये बात जानता है, क्योंकि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। आपकी सैलरी और आपके खर्चों का पूरा हिसाब आपके एसएमएस ऐप को भी है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस आता है और गूगल इस पर भी निगरानी रखता है या जानता ही है। क्या आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं? आप भले ही जवाब न देना चाहें, लेकिन ये नेटफ्लिक्स, अमेजन, यूट्यूब और आपके स्मार्ट टीवी को पता है। गूगल और फेसबुक दोनों जानते हैं कि आप उसके साथ खुले दूसरे टैब में क्या देख या पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फ़ोन सब जानता है, सब कुछ। और सबसे बड़ा जासूस आपकी जेब में है, हमारी जेब में है, और नाम है स्मार्टफोन। चलिए अब बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और उसकी तैयारियों की। आखिर कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त क्या चल रहा है? सबसे ताजा अपडेट क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले कांग्रेस करेगी सर्वे। खंडवा से अरुण यादव का लड़ना तय नहीं। बीजेपी में भी चेहरों पर संशय। पार्टियां ढूंढ रही जीत का फैक्टर। वो उनके ऊपर है। मेरी सर्वे रिपोर्ट आ जाए और कोई कहे कि वो लड़ रहे हैं, वो पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि खंडवा उपचुनाव को लेकर कोई रेस नहीं है। न ही अभी तक अरुण यादव ने उनसे चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उम्मीदवार को सर्वे के आधार पर चुना जाएगा।
सिर्फ खंडवा लोकसभा सीट का उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मीडिया के सामने अरुण यादव हाईकमान के बहाने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं तो फिर कमलनाथ तक उनकी इच्छा पहुंच क्यों नहीं पा रही। बंसल न्यूज से चर्चा के दौरान भी अरुण यादव ये कह चुके हैं कि हाईकमान कहेगा तो उपचुनाव लड़ेंगे। मुझे तो 2 बार मौका मिला ही वहाँ से पार्टी से, 3 बार इनफैक्ट मौका मिला है जी। और हम लोग 2 में जीते भी थे। अब 13 और 18 का तो परिदृश्य पूरे देश का ही अलग था और हम 8 में से 4 MLAs भी हमारे पास थे, जिसमें से 2 लोग फिर भाग गए छोड़ के पार्टी को। तो अब नेचुरल सी बात है कि फिर से सबको संगठित करके वापस चुनावी मोड में हम लोग हैं आज की तारीख में। अब अंतिम निर्णय तो दिल्ली से होगा, दिल्ली पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको मान्य करेंगे। तो क्या इस बार उपचुनाव में दावेदारों के चेहरों को लेकर संशय है? क्या कांग्रेस को जीत के फैक्टर की तलाश है? क्या बिना सर्वे अरुण यादव की जीत पर पार्टी को भरोसा नहीं है? कई सवाल हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो संशय यहाँ भी है, लेकिन पहले सुनिए एक दावेदार की बातें। इसमें दावेदारी पेश करने का प्रश्न नहीं है। नीचे कार्यकर्ताओं का, जनता का क्या रुझान है उसके ऊपर निर्णय होता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की मंशा है वो जानने का काम मेरे से ज़्यादा पार्टी का है और इसलिए पार्टी का उसमें क्या असेसमेंट है वो महत्वपूर्ण बात है। मेरा असेसमेंट क्या है इसके कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ कृष्ण मुरारी मोघे ही दावेदार हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नंद कुमार चौहान के निधन से खाली हुई सीट से उनके पुत्र हर्षवर्धन के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है। इतना ही नहीं, इस सीट पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता अर्चना चिटनिस भी दावेदार मानी जा रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी उपचुनाव में सर्वे कराएगी, क्योंकि एक सीट से एक पार्टी के एक ही दावेदार को टिकट मिल सकता है। वैसे भी इस बार जीत का प्रेशर दोनों दलों पर ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले दमोह उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, इसलिए वो आगे भी जीत दोहराना चाहेगी और बीजेपी भी दोबारा हार अपने हिस्से में बिल्कुल नहीं चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब सियासत के मैदान से रुख करते हैं खेल के मैदान का। 23 जुलाई से यानी एक दिन बाद ही टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इन खिलाड़ियों से वर्चुअली कम्युनिकेशन किया, वर्चुअली बातचीत की। बातचीत के दौरान योगी ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि वो हर संभव ज़रूरतें जो भी खिलाड़ियों की हैं उनको पूरा करेंगे और उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी में 2 शूटिंग रेंज बनाए जाएंगे और वो जल्द ही खिलाड़ियों और उनके पेरेंट्स से मिलकर उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। योगी ने कहा कि युवा पीढ़ी को आप लोगों से काफ़ी ऊर्जा मिलती है। आप सभी लोगों को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वहां से देश के लिए खुशखबरी लाएंगे। पीएम की, नरेंद्र मोदी जी की हमेशा से ये मंशा रही है कि खिलाड़ियों को हमेशा आगे बढ़ाया जाए और सरकार की तरफ से उन्हें एक मंच मिले। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि 10 वो कौन से खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले हैं। अन्नू रानी एथलेटिक्स भाला फेंक, यूपी के वो खिलाड़ी जिनसे योगी आदित्यनाथ ने बात की। नंबर 2 सीमा पुनिया एथलेटिक्स, निगाह रखिएगा इन पर। ये उत्तर प्रदेश के 10 वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में दम दिखाएंगे। वंदना कटारिया हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी। प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, ये उत्तर प्रदेश के 10 वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में ताकत दिखाएंगे। सौरभ चौधरी शूटिंग, इनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। यंग खिलाड़ी हैं सौरभ, ढेर सारी उम्मीद है। अरविंद सिंह रोइंग, देखते हैं अरविंद सिंह क्या कमाल करते हैं। सतीश कुमार बॉक्सिंग, उत्तर प्रदेश के 10 वो खिलाड़ी जिनसे मुख्यमंत्री योगी ने आज बात की है। महराज अहमद खान शूटिंग, ऑल द बेस्ट महराज, बढ़िया, चक दे इंडिया। और 9वें नंबर पर हैं ललित उपाध्याय पुरुष हॉकी टीम। काफ़ी उम्मीदें अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें।
और 10वें नंबर पर हैं शिवपाल सिंह एथलेटिक्स में। आपको भी शुभकामनाएं शिवपाल। रुख करते हैं एक बेहद दिलचस्प खबर की तरफ। बस्तर में 10 रुपए के नकली और असली सिक्कों को लेकर लोगों में आज भी असमंजस बना हुआ है। इससे कई दुकानदार इन सिक्कों को लेने से साफ मना कर देते हैं और ऐसे ही जब दुकानदार यही सिक्का ग्राहक को देता है तो ग्राहक भी इसे लेने से मना कर रहा है। सिक्कों को लेकर बाजार में फैला भ्रम इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो 10 रुपए के सिक्कों का चलन पूरे देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग ऐसा है जहां 10 रुपए के सिक्कों को लेकर आज भी भ्रम फैला हुआ है। लोग आज भी 10 के सिक्के को लेकर कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 रुपए के सिक्के का चलन अब पूरी तरह बंद हो गया है। आलम यह है कि जिनके पास ये सिक्के हैं वो इन्हें या तो मंदिरों में दान दे रहे हैं या फिर बाहर पढ़ने वाले अपने बच्चों को जेब खर्च के तौर पर भेज रहे हैं। सारे व्यापारी मिलकर के एक भ्रम का स्थिति पैदा कर दिए इस बस्तर जिले में। आसपास के सारे जिलों में हर जगह चल रहा है, सिर्फ बस्तर जिले में ये 10 का सिक्का नहीं चल रहा है। व्यापारियों को चाहिए कि 10 के सिक्के को लेना चालू करें, या चेंबर ये बोले कि सब प्रकार का 10 का सिक्का लीजिए, आप बैंक में दीजिए। इस प्रकार का कोई आह्वान करना चाहिए चेंबर की तरफ से। इससे क्या 10 का सिक्का का चलन होगा। ग्रामीण जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, देवगुड़ी इधर उधर गाड़ दे रहे हैं। वहीं 10 रुपए के सिक्के को लेकर फैले भ्रम पर कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने 10 रुपए के सिक्के को ग्राहकों से लेने से इनकार नहीं किया। ग्राहक खुद ही 10 रुपए के सिक्के लेने और देने में कतरा रहे हैं। 10 रुपए का सिक्का जो कि बेहद ही खूबसूरत है और इस टाइप के सिक्के मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ही कम बार बन चुके हैं, उसका प्रचलन से बाहर होना बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि अफवाहों पे लोग इतना ज़्यादा आजकल भरोसा करने लग गए हैं कि 10 रुपए का सिक्का शायद नहीं चलेगा ऐसा बोल के नहीं लेते हैं। हर दुकानदार से मैं अपील करता हूं कि इसको शर्त स्वीकारें। बैंक वाले कभी मना नहीं करते हैं। मैंने कई बार बैंक में जमा करवाया है और कई बार बैंक से इशू भी करवाया है सिक्का को, और ग्राहक को अगर आप थोड़ा सा कन्विंस करते हैं, ग्राहक लेता है और देता है। इधर जानकारों का मानना है कि अगर ग्राहक बाजार में 10 रुपए के सिक्के को लेकर आते भी हैं तो व्यापारी इसे लेने से साफ इनकार कर देते हैं। ग्रामीण मजबूरन इन सिक्कों को मंदिरों में दान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जो 10 रुपए का सिक्का है, लोग या तो मंदिरों में आरती में डाल रहे हैं या दान पेटी में डाल रहे हैं। तो 10 रुपए का सिक्का के साथ भी यही हो रहा है। चलन से बाहर होने के कारण आजकल बस्तर में 10 रुपए का सिक्के को लोग देवी देवताओं के देव स्तंभ में, डोली में, सिंहासन में, इतना ही नहीं अपने घर के चौखटों में ठोक कर अपने घर को सजा रहे हैं। हालांकि सिक्कों का ये भ्रम दूर करने आरबीआई ने कई बार गाइडलाइन जारी की, लेकिन अब जरूरत है कि जल्द से जल्द लोगों का भ्रम दूर हो, ताकि बस्तर के लोग भी 10 रुपए के सिक्के बेहचक लेन देन में इस्तेमाल कर सकें। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। मनुष्य का भ्रम और उसके भोलेपन या उसकी चतुराई सब पर हंसी भी आती है कई बार। अब आप दान पेटियों में डाल रहे हैं कि भगवान को तो 10 रुपया का सिक्का लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सोच के आप ये काम कर रहे हैं, या आप ही बेहतर जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर कुछ बेहतर करना है तो तरीक़ा भी बेहतर ही निकालना होता है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला छत्तीसगढ़ के बालोद में, जहां ज़िले में ग्रीन कमांडो के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह गुनगुनाते हुए पेड़ों पर भगवान की तस्वीरें चिपका रहे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। दरअसल लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से 8 किलोमीटर तरौद से देहान तक का बाईपास सड़क बनाने का काम प्रस्तावित है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब करीब 3000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। जबकि पर्यावरण प्रेमियों का कहना है, उनका ये दावा है कि यह आंकड़ा 3000 नहीं है बल्कि 20,000 तक जा सकता है, जिसके बाद बालोद जिले के पर्यावरण प्रेमियों का विरोध शुरू हो गया। शुरू में चिपको आंदोलन, फिर चौक चौराहों पर पोस्टर्स, बैनर्स के जरिए, और अब रक्षा सूत्र बांधकर, और सभी ऐसे पेड़ जिनके कटने की संभावना या आशंका है, उन पेड़ों पर भगवान शंकर की फोटो लगाकर पेड़ कटने का विरोध जताया जा रहा है।
7 किलोमीटर दोनों ओर पेड़ जो कटने वाले हैं उसमें मैंने भगवान शंकर की फ़ोटो चस्पा किया। ये प्रकृति को बचाना हमें ज़रूरी है। कोई भी पेड़ में हमें ऑक्सीजन मिलता ही है, इसे ना काटा जाए। पर्यावरण बचेगा, हम बचेंगे। ये जो 2900 पेड़ शासन हमें बता रहे हैं, 29 नहीं, ये 20,000 से ज़्यादा पौधे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि एक पहल, अपनी तरह की अनूठी पहल, कि जहां पेड़ों पर भगवान की तस्वीर लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। देखते हैं कि इंसान से नहीं तो क्या भगवान से व्यक्ति, सरकार, तंत्र पीछे हटेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। लिहाजा नए नियम के मुताबिक अब ज्वेलरी शॉप में रखी प्रत्येक ज्वेलरी का अपना UID नंबर होगा, जिसकी जानकारी सरकार को होगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने नए नियम लागू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। 31 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नई व्यवस्था के साथ भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्वालियर शहर के लगभग 150 से अधिक ज्वेलरी कारोबारियों को नोटिस जारी कर उनसे पुरानी हॉलमार्क के सभी ज्वेलरी का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है। नोटिस जारी होते ही हड़कंप मच गया है। ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने का ये सबसे सरल तरीका है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इस फैसले का व्यापारी विरोध करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से अनावश्यक काम बढ़ेगा। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से लगभग हमारे जितने लाइसेंसधारी हैं सबको ये ऐसा नोटिस आया है कि आपके जो पुराने जितने भी हॉलमार्क लगे हुए हैं उनके पीस और उनका वजन, उनको हमको ब्यौरा चाहिए पूरा। हमने हालांकि इसका विरोध किया था कि आप वजन क्यों मांग रहे हैं, और ये तो काम आपका नहीं है। इनका काम तो BIS का केवल ये है कि मानक मतलब उसको प्योरिटी जाँचें, प्योरिटी में कोई फ़र्क हो तो उस दुकान पर कार्रवाई करें, लेकिन ये मांगना ये अनुचित है। वहीं आम जनता इस फैसले से खुश नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि इससे उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी में कमी आएगी और उन्हें 100% शुद्ध सोना प्राप्त होगा। ज्वेलरी के ऊपर जो कोई हॉलमार्क्स होगा या कोई भी होगा तो उससे ये पता लगेगा कि ज्वेलरी जो है ना ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इंसान को पहचान नहीं होती है, उस पर लिखा हुआ होगा या हॉलमार्क्स होगा तो उससे हमारे को जो है ना नकली और असली की पहचान पूरी अच्छी तरह से मतलब मालूम पड़ जाएगा। काला बाजारी जो होगी ना वो सब बंद हो जाएगी। जो कोई मतलब किसी को कम रेट पे देते हैं या किसी को ज़्यादा रेट पे देते हैं तो उससे जो है हर इंसान को ये पहचान रहेगी कि एक ही जो है ना मतलब ओरिजिनल रेट पे मिलेगी अपने को। इसके लागू होने के बाद 2 ग्राम वजन से अधिक हर एक ज्वेलरी का ब्यौरा सरकार के पास होगा, यानी आपकी तिजोरी में रखे हुए सोने की जानकारी भी सरकार के पास होगी। वहीं पारदर्शिता बढ़ने से आम ग्राहक को फायदे के साथ सरकार के राजस्व में भी निश्चित तौर पर इजाफा होगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सीवनी मालवा के एक घर में बेटी का जन्म हुआ तो बेटी का स्वागत ऐसे किया गया कि हर कोई देखता रह गया। बेटी को लेकर उसके माता पिता जब घर पहुंचे तो घर को फूलों से सजाया गया। ये नज़ारा सीवनी मालवा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक उमेश गौर के घर का है, जहां बेटी के स्वागत के लिए गुब्बारे लगाए गए, बैंड बाजे भी तैयार थे, डांस भी चल रहा था। दरअसल बेटी के पिता और दादा का कहना है कि लोग आज भी बेटी के जन्म को लेकर कहीं ना कहीं किसी वर्जना से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए और ये संदेश कम्युनिकेट करने के लिए कि बेटी है तो कल है, बेटी का ये ग्रैंड वेलकम किया गया और संदेश दिया गया कि बेटा और बेटी बराबर है, उनमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि बिटिया आए तो और धूमधाम से उसका स्वागत करिए। बधाई साहब, गौर परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि बिटिया का स्वागत इस शानदार तरीके से किया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में कुछ अलग करने के लिए सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन झिझक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। नहीं साहब,
अगर आपके मन में खुशी व्यक्त करने के लिए, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कोई भी भाव आता है तो संकोच मत किया करिए, कह तो डालिए। देखिए ना, अब ये गौर परिवार की कौन सराहना नहीं करेगा। ये भी अपने मन की बात मन ही में रख लेते हैं कि लोग कहेंगे पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन नहीं, आपके मन में जो भाव आए और ख़ासतौर से कोई सकारात्मक भाव आए तो उसको व्यक्त करने से चूकिए मत। अब मुझे दीजिए इजाज़त और फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी फोरम पर। नमस्कार।